हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 3, ठीक है, जिसके अंदर हम करेंगे ग्रुप 16 जो कि है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है इसका फर्स्ट मेंबर होता है और रिप्रेजेंटेटिव है, तब करके इसको बुलाता है ऑक्सीजन फैमिली। तो चलो समझते हैं चीज़ों को साथ साथ। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 16 एलिमेंट को हम ऑक्सीजन फैमिली भी बुलाता है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं देखो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 4 या 5 एलिमेंट्स जनरली आपके यही आते हैं, ये जो ग्रुप्स हम कर रहे हैं इनमें। तो इनमें से भी हमारे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर बेस्ड या फिर सल्फर के ऊपर बेस्ड। ठीक है, इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको एक और नाम देते हैं चाल्कोजेंस। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इनको, चाल्कोजेंस। क्यों बोला जाता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो इसमें जो आपके ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया जनरली, ठीक है, ये अदर एटमी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन फॉर्म में होते हैं और उनके साथ कंबाइन करके बनाते हैं सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, जो कि उन एलिमेंट्स से एटम्स के ओर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बुलाता है चाल्कोजेंस। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंस देखी जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है, बट जो ऑक्सीजन है उसकी इम्पोर्टेंस सबको पता ही होगी। ठीक है, हम फूड के बिना सरवाइव कर सकते हैं कुछ टाइम तक, बट वाटर के बिना भी कर सकते हैं, बट ऑक्सीजन उसके बिना हम 1 मिनट भी या मोर देन 2, 3, 4, 5 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सारा कुछ बेसिकली ऑक्सीजन के अराउंड ही घूमता है। ठीक है, प्लांट्स अगर ऑक्सीजन वो नहीं करेंगे, ठीक है, देंगे नहीं, तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। हम ऑक्सीजन यूज़ करके अगर CO2 प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो एक साइकिल है, ठीक है, जिसमें पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली की, दैट इज NH2 NP4। ठीक है, NH2 NP4 ये आएगी। फॉर एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, सल्फर का 16, सेलेनियम 34, टेल्यूरियम 52 एंड पोलोनियम का 84। ये जो पोलोनियम है इट इज़ रेडियो एक्टिव, इसका ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। अब इन सब में जो लास्ट की वेकेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, आउटर मोस्ट, वो सब में NH2 NP4 आएगी। देखो 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें कितने आते हैं? NS में आएंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आपके NP में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम स्टार्ट। सबसे पहले एलिमेंटल स्टेट के बारे में थोड़ा सा। तो इसमें जनरली ऑक्सीजन जो होता है एज अ गैस प्रेजेंट होता है, बाकी सारे जो होते हैं जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न आता है पी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये पी पाई बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, तो पी ऑर्बिटल जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, आपने पढ़ा होगा +1 में, तो ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। जबकि जो एक्सियल से बनता है, जैसे एस ऑर्बिटल में होता है जनरली, वो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू जब ऐसे करके बॉन्ड बनाता है तो इसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है ये बनता है ऑक्सीजन के केस में, और ये दो जो ऑक्सीजन एटम होते हैं वो हमेशा लिंक करते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग जो होती है, जो कि पॉसिबल होती है पी पाई बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, तो उसके कारण ये जो होता है जनरली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेयरएज बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है ड्यू टू देयर लार्जर साइज। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड अप करते हैं और मल्टी एटॉमिक जो होती है, ठीक है, शेप उसमें एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाओ आप इम्पोर्टेंट एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस ग्रुप में, तो ध्यान से सुनना सारे। सेकंड आता है आपका एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर्टिकुलरली, बट एज ए जनरल अगर आपको क्लियर नहीं है कंसेप्ट तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ।
जब भी हम ग्रुप में पीरियोडिकली जाते हैं लेफ्ट टू राइट साइड, ठीक है, तो हमेशा जो आपका साइज होता है एटॉमिक रेडियस या आयनिक, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। जब हम पीरियोडिकली चलते हैं, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, जब हम पीरियोडिकली चलते हैं, अच्छा मैंने बता दिया आपको, तब डिक्रीज होता है। जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज और रेडियाई होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न देखते हैं क्यों होता होगा ऐसा। तो इसका रीज़न आता है आपका ये, देखो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पीरियोडिकली ये थोड़ा शो किया है, हाइड्रोजन आता है, फिर इसके नीचे ये ग्रुप में ऐसे आते हैं एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। जबकि हम पीरियोडिकली लिथियम के आगे देखेंगे तो इस साइड को आता है बेरिलियम, फिर आएगा आपका बोरॉन, फिर कार्बन, ऐसे करके नाइट्रोजन, ये चीज़। जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अब देखो क्या होता क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6। जब हम लिथियम से ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। अब सिंपल सी बात है, जब हम इन दो को कंपेयर करेंगे, लिथियम 1s2 एंड 2s1 आएगा ना, 3 होता है एटॉमिक। बेरिलियम का देखेंगे, उसमें 1s2 एंड 2s2, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, और वो किस में गया, सेम ही ऑर्बिटल के अंदर, है बात की नहीं, और शेल के अंदर, तो शेल के अंदर से, तो एक ही शेल के अंदर, तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने के साथ साथ इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लग रहा है, तो उसके कारण भी साइज रिड्यूस होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की, आपके ये या सॉरी, इसको कंपेयर करेंगे नीचे वाले डायरेक्शन में, कम ऑन चल यार, हाँ। अब हम ये चीज़ देखेंगे लिथियम और सोडियम का कंपेयर करके, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा देखना, लिथियम में थे आपके 1 एंड 2, ठीक है, 1s2 2s1। जब हम सोडियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। इस केस में क्या होगा, जब हम सोडियम का ड्रॉ करेंगे 1s2, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ध्यान रखना, तो इसमें 2 8 एंड 1 ऐसे आते हैं। फिर आएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन और बच गया ये, तो कितने शेल आ गए इस केस में, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2। अब देखो सेंटर से रेडियस चेक करो, इसका रेडियस और इसका, किसका आएगा ज़्यादा रेडियस, सिंपल सी बात है, दिख रहा है, किसी को पता लग जाएगा। तो ये चीज़ होती है, जब भी हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जनरली इंक्रीज करते हैं। जब हम पीरियोडिकली चलते हैं लेफ्ट टू राइट साइड को, तो जो साइज होते हैं वो रिड्यूस करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम कंपेयर करेंगे इनकी, ठीक है, पहले भी आपको बताई थी लास्ट जो हमने लेक्चर किया था, उस केस में क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है जनरली, नाइट्रोजन हमने कर लिया स्टडी, ठीक है, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन हाँ इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जो ड्रॉ की हुई है, इस केस में ये है ऑक्सीजन का, ये है एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। इस केस में 1s2 2s2 2p3। मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने में जो एनर्जी लगती है, ठीक है, आउटरमोस्ट गैसेस एटम से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के केस में इसकी जो वैल्यू होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका रीज़न क्या था, स्टेबिलिटी, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। अब देखो ऑक्सीजन के केस में क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ना तो ये हाफ फिल्ड है कम्प्लीटली, ना तो ये फुल्ली फिल्ड है, तो ये उतना स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी उसकी वैल्यू कैसे आएगी, बहुत कम आएगी, ठीक है, ध्यान रखना कैसे आएगी, कम। क्यों, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये दे देगा तो इसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी जो कि सिमेट्रिकल होती है और स्टेबल होती है। तो इसलिए जो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, दोनों की अगर हम कंपेयर करेंगे ये,
तो इसकी हाई है नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन के केस में लो रहेगी। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने दे दिया ये, हाँ, इसके पास 2 बचे, यहाँ से एक चला गया तो इसके पास 3 बचे। अब ये हो गई स्टेबल, ये होगी अनस्टेबल। तो अब सेकेंड जो वैल्यू आएगी एंथैल्पी की, वो इस केस में क्या आएगी आपकी, कम आएगी। अब क्यों, अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, इजीली दे देगा ताकि ये थोड़ा स्टेबल हो सके, ठीक है। कोई भी ले, इस केस में क्या है, एक इस देने के बाद इसके पास 3 है जो कि हाफ फिल्ड है और स्टेबल है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए क्या होगा, हायर वैल्यू लगाना पड़ेगी। होपफुली कंसेप्ट अब क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट चलो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। अब इसमें भी और से नेक्स्ट आपका जो हैलोजन ग्रुप आएंगे उस केस में भी, ठीक है। तो थोड़ा यहीं पे आपको क्लियर करवा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाम से पता लगता है, इलेक्ट्रॉन को गेन होता है लेना, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये जो आपका ऑक्सीजन फैमिली है, इस केस में इनकी वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा नेगेटिव बोल रही हूँ, हाई ऐसा नहीं 50 60 60 ऐसे करके, नेगेटिव में आती है, माइनस में, और वो काफ़ी हाई वैल्यू आती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न आता है आपका जो आपकी सिमेट्रिकल या स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, दैट इज ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने की जो ये होती है ना इच्छा होती है, तो उसके बेसिस चलो यहाँ पे समझाते हैं आपको। एक हमने पढ़ा नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम देखेंगे फ्लोरीन, ये क्लोरीन का दे दिया है, ये फ्लोरीन का डिस्कस करेंगे, सेम ही चीज़ है। सॉरी, तो देखो नाइट्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान रखना, फिर से बता रहे हूँ, जब भी हम हाइब्रिडेशन या इसकी बात करते हैं तो उसमें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर काउंट किया जाता है, ठीक है। जो आउटरमोस्ट है 1s2 को हम नहीं लेके चलेंगे। तो इसमें आउटरमोस्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, इस केस में 6 है, और इस केस में कितने हैं 7 है, काउंट कर लो चाहे। अब होगा क्या, ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी जो होती है ऑक्टेट रूल एक्वायर करके होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बैलेंस में, ठीक है। तो होगा क्या, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ताकि इसके पास 8 हो जाए। और जो आपका ये है नेक्स्ट जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लोरीन के केस में या फ्लोरीन के केस में, उसके पास से 7, इसको चाहिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा इजीली किसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इसको मिलेगा या नहीं, क्लियर है कि नहीं। जो हैलोजन है उनको चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, उससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बिना कुछ सोचे समझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे जल्दी से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा ये, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद ये ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे तो इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले भी चाहिए 3। तो इस तरीके से जो आपका हैलोजन फैमिली होती है फ्लोरीन की, जो हम करेंगे बाद में, उसकी सबसे हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जबकि सेकंड नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीजन फैमिली, इसकी भी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये वाली, ठीक है। अब समझ आ गया होगा आपको, नेगेटिव में वैल्यू आती है इनकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब आ जाओ, नेक्स्ट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चीज़ कॉमन सी बात है, बार बार बता रहे हो कि जो आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है, उसकी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि उसका साइज स्मॉल है, ऊपर से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का, तो इसका रीज़न वही चीज़ है जो अभी हमने कंसेप्ट देखी पीछे, ठीक है। इसको अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, बहुत फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण इनकी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है, दैट इज़ 4.0, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो आती है आपकी 3.5। फिर आता है आपका नाइट्रोजन जिसकी 3 होती है, ओके। तो ये चीज़ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली इनके जो ऑक्सीजन फैमिली है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज दे ऑल आर जनरली नॉन मेटल होते हैं। तो हमें पता है मेटल के होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नॉन मेटल के लो होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे अब। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो फैमिली है उसमें जनरली ऑक्सीजन जो स्टेट्स हैं वो -2 से +6 तक जाती हैं। ऑक्सीजन जो होता है जनरली मैक्सिमम केसेस में -2 शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग से बनता है वाई ऑक्सीजन जनरली शो -2। तो इसका रीज़न अभी आपको समझाया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये सल्फर का है, तो ऑक्सीजन का आपको ये देखो यहाँ पे इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इजीली ले लेगा, अभी एक्सप्लेन किया था। तो इसके ऊपर कितना आता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी हाई होती है, हमने पढ़ा सेकंड नंबर पे आती है। तो इसलिए जनरली मैक्सिमम एलिमेंट से लेता है इलेक्ट्रॉन, देता नहीं है, तो इसकी क्या आती है -2। +2 कब आएगी ऑक्सीजन की? जस्ट व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ऑक्सीजन, लाइक फ्लोरीन, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर ये ऑक्सीजन के पास आएगा तब जाके वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन नहीं करता, बाकी क्यों करते हैं? क्योंकि सेकेंड रीजन इसका क्या, बाकियों के पास क्या होता है d ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल सल्फर का दिया हुआ है, देखो इसके पास है 3p 3s2 3p4। अब इसके पास 3d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, तो ये क्या करेगा, अगर इसके पास फर्स्ट केस में तो -2 है, सेकंड केस में अगर इसके पास कोई ऐसा इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी हो गया, जैसे ठीक है नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया या कोई, तो उस केस में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्वायर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके कारण +2 आ जाएगी। नेक्स्ट केस में अगर इसके पास इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया और उसको चाहिए होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको प्रमोट करके डी में भेज सकता है, उससे इसके पास क्या हो जाएंगे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनको ये दे देगा, शेयर कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, उसके कारण इसके ऊपर क्या आएगी +4। दे रहा है तो +4, ठीक है, कोई चीज़ अगर लेता है तो +6 भी शो कर सकते हैं। क्यों? 6 के केस में जो आपका 3s में होगा इलेक्ट्रॉन, उसको भी ये प्रमोट कर सकता है d ऑर्बिटल में, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 अवेलेबल हो जाएंगे देने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और आपने क्या ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होती है लोअर से हायर ऑर्बिटल में, ये तब भी पॉसिबल होगी अगर इसके पास जो एटम आ रहा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी या फिर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, ध्यान में रखना, आगे एक और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो चलो नेक्स्ट, अब आता है आपका हाइड्राइड्स। तो मैक्सिमम जो सारे मेंबर हैं ऑक्सीजन फैमिली के वो हाइड्राइड्स बनाते ही हैं। हाइड्रो ऑक्सीजन सल्फर हो गया, इसमें मेनली आपका कंपैरिजन का क्वेश्चन वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड का आता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर करेंगे सबसे पहले। स्ट्रक्चर मैं आपको मैंने कई बार बता चुकी हूँ, क्या करते हैं 3-4 चीज़ें लिखनी होती हैं, बस लाइन बनानी होती है उनकी। सबसे पहले लिख लो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल एटम क्या होता है sp3 आयोडाइज। ठीक है, और इसके अराउंड जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो कैसे आएगी, इसके वो आती है बेंट टाइप की। ठीक है, एंगुलर शेप है, ठीक है, एंगुलर शेप की। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और थर्ड चीज़ आपने लिखनी होती है बॉन्ड एंगल कितना है, कुछ एक केसेस में इंपॉर्टेंट है, आपको अमोनिया का पता होना चाहिए, वाटर का पता होना चाहिए। तो वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। ठीक है, और जब हम इससे आगे जाते हैं तो उसके इसमें डिक्रीज होगा, उसका रीज़न फिर से वही सेम है, साइज में इंक्रीज होते रहते हैं, रिपल्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब देख लेते हैं हम लोन पेयर 2 कैसे बचते हैं इस केस में। तो फिर से सेम ही चीज़ चलेगी आपकी, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ से भी हो सकता है, हम ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन के केस में क्या चीज़ हो रही है। ये मान लो क्या था वो H2O। H2O का स्ट्रक्चर है, कैसे बनता होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। H2O ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम बाइंड है, 2 हाइड्रोजन आए, एक यहाँ पे अटैच हो गया, एक यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है,
ठीक है। जब भी मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट आते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इसके पास थे टोटल ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इसने क्या किया हाइड्रोजन से शेयर करके क्या बना दिए, बॉन्ड पेयर बना दिया। अब इसके पास कितने बच गए 4। अब हाइड्रोजन और तो है नहीं, इसलिए 4 जो होते हैं 2-2 के पेयर में एज अ लोन पेयर बच जाते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ये थी आपकी शेप ज्योमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है फिजिकल स्टेट। तो जनरली जो H2O होता है हाइड्राइड ऑक्सीजन का, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वेयर जो H2S होता है दैट अकर्स इन सॉलिड स्टेट। तो क्या रीज़न है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये। इसका रीज़न अगर एक वर्ड में आपने ध्यान में रखना, माइंड में उठा देना, तो ये आता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अब इस केस में क्यों नहीं होती है, इस केस में क्यों है, तो इसके लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हमारे पास उसके लिए कंडीशन नंबर 1 होती है एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन होती है एक हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड पार्ट क्या है उसका, साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर साइज। तो इस केस में सारी चीज़ें पॉसिबल है। ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इससे बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन का स्मॉलर साइज होता है 80 एटॉमिक नंबर है, जबकि H2S के केस में कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। हाइड्रोजन तो है बट सल्फर का साइज बड़ा होता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना इसके। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले बता दिया आपको। अच्छा, इस केस में हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, तो जो आपका अभी हम डिस्कस की वही चीज़ इस केस में भी एप्लीकेबल होती है। वाटर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हायर टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट हाई जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट आ गया अब हलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो जो ऑक्सीजन फैमिली है उसके मेंबर जो होते हैं हैलोजन से कंबाइन करके हलाइड्स बनाते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो हम करेंगे हेक्सा हलाइड्स। उसमें फिर से सेम चीज़ आ गई, क्या हेक्सा हलाइड में SF6, हेक्सा मतलब 6 हैलोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट SF6 आता है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो S जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं, ये M कॉमन होता है मेटल के लिए कि मेटल है सेंटर। अगर आपको SF6 का आ गया तो क्या करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ कर लो 6 4F कॉर्नर्स पे चले गए, एक उसके ऊपर जाएगा और एक बिलो द प्लेन जाएगा। तो इस टाइप से जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें 3-4 लाइन क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट चीज़ क्या लिखेंगे, द सेंट्रल एटम या मेटल इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड लाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और थर्ड चीज़ आपने क्या करनी है, अगर एंगल कुछ एक केसेस में होता है इंपॉर्टेंट, जो 2-4 है वो रखने हैं अपने याद, इस केस में नहीं नीड। तो यहाँ पे थर्ड चीज़ आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्लियर है। नेक्स्ट चलो अब आ गया टेट्राफ्लोराइड्स। अब टेट्राफ्लोराइड के केस में क्या है, टेट्रा मतलब 4 अगर फ्लोरीन या हेलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं उससे बनते हैं टेट्रा हलाइड्स। तो इस केस में आता है आपका SF4, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो इस केस में फिर से मैंने बोला था आपको, अब ये लोन पेयर कैसे बचता है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब 4 फ्लोरीन से बॉन्ड पेयर बना लेगा, एक फ्लोरीन, सेकंड, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। बट इसके पास क्या हुआ, 4 6 - 4 2 बच गया इसके पास। तो 2 जो होंगे एज अ लोन पेयर इसके ऊपर ऐसे रहेंगे। तो ये आ गया आपका क्या है SF4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। और जो इसकी ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। बाईपिरामिडल का मतलब होता है पिरामिड से एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। अब इनके हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो आपने होपफुली +1 में किया होगा, ठीक है। अगर यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ जो आपका नाइट्रोजन फैमिली में भी शायद स्किप हो गई थी, वो है एनोमेलस बिहेवियर।
हाँ थोड़ा सा आइडियाज मैंने आपको दिया था क्या चीज़ होती है। जितने भी हम ग्रुप्स कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के, वो सारे अपने ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ये बाकियों से कुछ एक केसेस में वेरिएशन शो करता है प्रॉपर्टीज, तो इसको बुलाता है उसका एनोमैलस बिहेवियर। ठीक है। और इसका हमेशा, चाहे आपका ऑक्सीजन का पूछो, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, रीजन जो सबसे बेसिक रीजन आते हैं वो आते हैं ये तीन। एक तो जो भी इनके पहले एटम है वो सारे साइज में छोटे होते हैं। सेकंड, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। थर्ड, इनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है। तो ऑक्सीजन जो होता है जनरली, अब एनोमैलस प्रॉपर्टी अगर देखें, इसका साइज छोटा होता है, बाकी सबका बड़ा है। ऑक्सीजन जो होता है गैसियस फॉर्म में है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है। ऑक्सीजन के हाइड्राइड जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, वेयर बाकी के सारे सॉलिड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये होते हैं एनोमैलस प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको हम किंग ऑफ केमिकल भी बोलाता है। नेक्स्ट इसको, ये मैंने पहले करवा दिया आपको क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम बनाते हैं कमर्शियली तो इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। प्योर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको ऑयल ऑफ पेट्रोल भी बोलते हैं। हाँ, जब ये इम्प्योर फॉर्म में होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज या वाटर मिक्सअप होता है तो ये थोड़ा येलोइश कलर का दिखता है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन कि जब भी हम वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्सअप करते हैं, शायद मैंने आपको बताया भी उसको प्रैक्टिकल में या कहीं पे क्लास में, तो हम क्या करेंगे, हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालेंगे। वाटर सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं डाला जाता। तो इसका रीज़न क्या आता है, क्या रीज़न आता है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आपने वहाँ से करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, जब भी हमने क्या किया होगा, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मान लो यहाँ पे लिया हुआ हमने ये 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड चीज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे हम वाटर इसके अंदर डालेंगे, एसिड जो होते हैं वाटर से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और इनके जो रिएक्शन होंगे वो एक्सोथर्मिक होते हैं, एनर्जी निकलती है उनमें बहुत ज़्यादा। तो अगर इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो ये जो पूरा सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इसकी पूरे की एनर्जी एकदम से बाहर निकल जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, इट कैन बी डेंजरस। सो हम क्या करेंगे, हम सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं बल्कि वाटर लेते हैं H2O, और उसके अंदर अलोंग द साइड ऑफ द ट्यूब जो होता है स्लोली सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड को ऐड किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब कुछ एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैंने काफ़ी हद तक करवा दिए पीछे, ये आपने नोट कर लेना यहाँ से। सल्फर जो होता है सॉलिड होता है, ऑक्सीजन इज गैस, कर बैठे हम ड्यू टू p5p5 बॉन्डिंग। H2O लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज H2S एज गैस। ओ सॉरी, मैं पीछे शायद सॉलिड बोला, सॉरी। तो इस केस में क्या होगा, अगेन मेन वन लाइन आंसर हो सकता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा, पोलैरिटी। पोलैरिटी कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो सुन लो जल्दी से। हमारे पास मान लो दो टाइप के मॉलिक्यूल है, तीन है। देखो, एक है H2, तो इस केस में क्या है, दोनों हाइड्रोजन सेम है, सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी इनकी। ये जो इनके बीच में इन्होंने शेयर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसके ऊपर इनकी फोर्स बराबर है, इसलिए ना तो ये इस साइड को शिफ्ट करेगा ना तो इस साइड को, तो बराबर दोनों के ऊपर बराबर फोर्स है, पोलैरिटी। इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका साइज भी छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये जो उन्होंने शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ को अट्रैक्ट करके रखता है, अपने ऊपर खींच के रखता है। ठीक है। तो उसके कारण क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दे रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से दो पोल क्रिएट हो रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सेम ही केस इस केस में भी होगा। तो इस चीज़ को बोला जाता है कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर। ठीक है, और ये पोलैरिटी शो करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, SF6 इज वेल नोन कंपाउंड, while SH
SF6 डज नॉट एग्जिस्ट। तो बोलता है SF6 बनता है जबकि H6 क्यों नहीं बनता है। तो इसका रीज़न है जो मैंने आपको पीछे समझाया था कि जब भी SF6 के केस में इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है लोअर से हायर ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड केस में फॉर एग्जांपल। बट इस केस में क्यों नहीं होती प्रमोशन, इसका रीज़न मैंने आपको पहले बोला था। प्रमोशन कब होगी, ओनली जब इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आ रहा है एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, ठीक है, तभी उसको प्रमोट करवा सकता है। तो इसके कारण हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वो प्रमोशन करवा ही नहीं पाता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। फ्लोरीन का हमें पता है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए प्रमोशन करवा देता है, जबकि हाइड्रोजन नहीं करवा पाता, इसलिए SF6 एग्जिस्ट करता है बट SH6 डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6। तो इसका रीज़न भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। एंड सेकेंड, इसमें रीज़न क्या आ सकता है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, तो एक दो फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है। नेक्स्ट, ये आ गया आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस जो आपने लिखने हैं सारे के सारे, और कुछ एक दो क्वेश्चन पीछे अभी दिए मैंने आपको, ये जो अभी द आंसर है ये भी नोट करने हैं अगर कोई बाई चांस यहाँ से रह गया होगा, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो you can like the video if you liked the lecture and share and subscribe the channel. Thank you. Keep studying.